दीपक जी देखिए, कानूनी पेचीदगियां, कानूनी जो चीजें चलती हैं, ना तो वो भावनाओं से चलती हैं, ना ही वो वहां पर क्या पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, अपोजिशन सोचता है, उससे चलती हैं। कानूनी लड़ाई अलग चीज है। लेकिन अब जो आप लोगों ने एक मध्य प्रदेश की सियासत ने पूरे देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन विद इन द पार्टी ऑन द कास्ट बेसिस, ये बहुत बड़ा एक संदेश दे रहे हैं सर आप। और दीपक जी, क्या मैं ये जान सकता हूं, अगर आप मुझे बता पाएं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में बीजेपी के अंदर जातिगत आरक्षण के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा? यह क्या विधानसभा के लिए भी होगा या सिर्फ अभी ये निकाय चुनावों तक सीमित है? बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। ये सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा। योगेश जी, आपके पास भी सवाल लेकर आऊंगा, पहले दीपक जी के पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात अभी की नहीं है। 1998 के विधानसभा चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। और उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था रणनीतिक रूप से कि हर जिले में किसी महिला को भी टिकट दिया जाए, हर जिले में किसी न किसी पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में उस समय 48 जिले होते थे, सारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के। सारे राज्यों में, राज्य भर के हर जिले में ऐसी कोशिश हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 25 वर्षों से कोशिश कर रही है कि जो पिछड़े वर्गों का समाज में जितना रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रेशो में उनको सामाजिक न्याय मिले, ताकि जो भी सरकारें बने, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, हर जगह पर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। तो उसमें जातिगत आधार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो 2000 से 3000 तक जातियां कही जाती हैं। हाँ। लेकिन हर वर्ग के, हर सामाजिक वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन सबका भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी पिछली 25 सालों से कर रही है। और अब कोई भी आंदोलन जब किसी स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी गति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर हम उस काम की गति को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। रही बात संजय चड्ढा जी की, उन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो सकता है। नहीं, तो मेरा इतना कहना है कि अगर हमारी पिटीशन के किसी पार्ट को, देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे मामलों में, हो सकता है कि इस तरह के मामलों में रिव्यू नहीं हो पाया हो किसी मामले में, लेकिन रिव्यू करने का या रिवीजन करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इसीलिए है कि कोई ऐसा पार्ट जो पिटीशन का हिस्सा है या तो उसकी अनदेखी कर दी हो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करते समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है कि 100% सही कर सकता है, कोई किसी पॉइंट की अनदेखी कर दी हो। अब वो मैंने पिटीशन तो देखी नहीं है, ना सरकार की जो लीगल टीम है उस पत्र को देखा है, लेकिन सरकार के पास निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य होंगे या कुछ ऐसा लीगल पॉइंट होगा जिसके जरिए वो रिव्यू के लिए जाना चाहती है और चाहती है कि उन बातों की को भी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ सके। ठीक है योगेश जी, आप मुझे बताइए, क्या अब ये मान लें कि वक्त आ गया है कि जब पार्टियां ये तय कर देंगी कि हम भैया 27% ओबीसी को टिकट देंगे, एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 12%, जनरल के लिए 10%, इस तरह से बिल्कुल जो एक कास्ट सिस्टम को लेकर के डिवीजन ऑफ टिकट्स है ये करने जा रहे हैं? क्या अब ये वक्त दूर नहीं है? क्योंकि आरक्षण का अगर आप पुरजोर समर्थन करते हैं तो उसको पार्टी में भी लाना चाहिए, अगर वो सही है तो। और पार्टी में आएगा तो क्या बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट कर लें? क्या हम मानसिकता बना लें इसकी कि अब यही होगा? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस ने किसी भी मंशा या पूर्वाग्रह को लेकर तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कार्य नहीं किया। लेकिन यदि आप देखें, चाहे वो दीपक भाई कह रहे थे 1998 या 2003 का चुनाव, 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव, तो कांग्रेस ने बैकवर्ड को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो दिया है। उसमें हमने इस बात की मंशा नहीं रखी कि 27% ही आना चाहिए। यदि बैकवर्ड की लीडरशिप कहीं अच्छी है या दलित की लीडरशिप अच्छी है तो हमने उनका स्वागत किया है। आदिवासियों को टिकट हमने दिया, अच्छी लीडरशिप पैदा की, और ये मध्य प्रदेश की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा वर्ग राज्य है। मध्य प्रदेश अभी अग्रणी राज्यों में नहीं है देश के। तो यहाँ पर यदि दलित को, यदि आदिवासी को, यदि बैकवर्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम तो यहाँ पर अभी एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि उसने बैकवर्ड, दलित और आदिवासियों को कितने टिकट दिए और कांग्रेस ने दलित, बैकवर्ड और आदिवासियों को कितने टिकट दिए, तो स्पष्ट हो जाएगा। ये तुष्टीकरण के अंतर्गत नहीं था, इसलिए कि हमारा बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी है, 56% आबादी बैकवर्ड की है, एक बहुत बड़ी दलित आबादी है 38%। तो इन सभी को लेकर हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। और मैं आदरणीय चड्ढा जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अभी जो रिव्यू की संभावनाएं बनती है वो मेरे हिसाब से
0.01% है। लेकिन चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषण देना है, चुनाव में सभा में जाएंगे, माफी तो वो मांगेंगे नहीं। हालांकि यदि राजनीतिक शुचिता कायम रखना हो तो सीधे माफी मांग लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम तथ्यात्मक का अन्वेषण नहीं कर पाए, हमने जो पिछड़ा वर्ग का 48 का बताया वो संख्या भी गलत बताई सुप्रीम कोर्ट को, इस मामले में हमने गलती की, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप देखिए, इसके पीछे आपको पूर्वाग्रह नजर नहीं आ रहा? पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग क्यों गठित किया गया? जब पिछड़ा वर्ग आयोग जेपी धनोपिया। ठीक है, तो अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय जी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत ज्यादा कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं उन्हें एक समाजशास्त्री के तौर पर भी इसलिए देखता हूं क्योंकि देश विदेश में वो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के कॉन्क्लेव में और इसमें जाते रहते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। संजय जी, मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम चल पड़ा है संजय जी, जिसमें ये जो रिजर्वेशन ऑन द कास्ट बेसिस है, ये विद इन दी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक होता है आपका अधिकार होना और एक होता है उसका प्रभाव होना। इस प्रभाव को आप कैसे देखते हैं कि ये अब वोटर के हिसाब से सेट होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदिवासी जिला होगा और वहां पर कभी पंचायत चुनाव होंगे तो कहेंगे कि नहीं, 60% आदिवासियों के लिए फिक्स कर दीजिए आप यहां। तो अब ये नया चलन आ गया है देश की सियासत में, कैसे आप इसका आकलन करेंगे? अभिलाष भाई, ये सवाल जो आपने पूछा, ये मेरे मन में आ रहा था कि मुझसे आप ऐसा सवाल पूछें, और मैं कानून की जो व्यवस्था है वो बताना यहाँ पे समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। कानून की व्यवस्था 2019 में जब ये चुनाव चल रहे थे, एक निर्णय आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं निर्णय का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे याद नहीं है। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या किसी भी आधार पे अगर कोई डिवीजन करने का प्रयास किया गया तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारा 1956 का, उसके वायोलेशन तो है ही है, बल्कि ये एक आधारभूत जो हमारा ढांचा है डेमोक्रेसी का, उसको हिलाने के लिए किया गया प्रबंध देखा जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, और अगर टू द एक्सटेंट यहां तक भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी वोटर को लुभाने के लिए इस तरीके का वादा करता है तो उसका इलेक्शन कैंसिल कर देना चाहिए। तो इतना सख्त कानून है हमारा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखिए, आपके समक्ष आपने दिखाया, दो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों न्योता दे रही हैं और दोनों कह रही हैं कि हम जातिगत डिवीजन करके वो करेंगे। कानून की क्या ज्ञान नहीं है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है संजय जी, लेकिन अब आपने चूंकि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक ऑर्डर का जिक्र कर दिया, तो अब मेरे मन में फिर वो एक सवाल उठ गया, और वो सवाल सीधा सीधा ये है, देखिए, ये फैसला विधायिका को करना है कि कितना % रिजर्वेशन उन्हें देना है, और वो कर सकते हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। क्या इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने कहा है कि हम 27% ओबीसी आरक्षण या ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देंगे, कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, क्या यह फैसला भी क्वेश्चनेबल है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चनेबल है अगर इसको इसकी ट्रू स्पिरिट में कहा जाए। वहां पे जब जवाब आएगा इन लोगों का तो ये कहेंगे ये हमने तो सिर्फ कोई इस तरीके का प्रोविजन नहीं है, तो सिर्फ हमने कह दिया। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कानूनी तौर पे जो वो निर्णय है वो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड वो है, 2019 का जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जातिगत विभाजन या क्षेत्रगत विभाजन या रिलीजन के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते, और बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा इलेक्शन को इवन अगर वो वोटर को लुभाने के लिए भी है तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये तो बड़ा स्पष्ट कानून है। कोई अगर उस जजमेंट को, और मुझे समझ नहीं आता, हम ये एक विडंबना मैं कहूंगा कि लेकिन इसी विडंबना से एक विडंबना मैं संजय जी जोड़ दूं कि मुझे लगता नहीं कि इस फैसले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कम से कम कोई सियासी दल, क्योंकि उसे पता है कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन हां, एक चीज जरूर है जो दीपक जी और योगेश जी को खुश कर सकती है, वो ये है, क्योंकि देखिए यहां पर ये पहली दफा नहीं हो रहा है जब किसी एरिया या लिंग के आधार पर यह हो रहा है। नीतीश कुमार ने पंचायत इलेक्शन में 50% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया, और उसके बाद पूरे देश में उसे कई पार्टियों ने माना। दीपक जी, सही कह रहा हूं मैं? उसके अलावा हम देखते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने चुनाव में कहा साफ तौर पर कि हम 40% युवाओं को वोट देंगे, और उन्होंने दिए। लेकिन इसके साथ ही
साथ ही बड़ा सवाल यह है कि यूपी में जब चुनाव हुआ तो 40% युवाओं को टिकट दिए गए, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में जब ये चीजें हुई तो वहां इस नियम को फॉलो नहीं किया गया। दीपक जी, यहीं से मेरा सवाल निकलता है, क्या यह निकाय चुनाव तक सीमित रह जाएगा मध्य प्रदेश के, या विधानसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ेगी? कुछ मंशा है क्या सर? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि सामाजिक रूप से वो वर्ग जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अकेली पार्टी है जिसने कई बार अनारक्षित सीटों पर भी, यहां तक कि अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को उतारा है और वो संसद में पहुंचे हैं। मेरी जानकारी में ऐसे 2 मामले हैं। दूसरी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी तमाम पिछड़े वर्गों की बात करती रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बात झूठ और नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। जब भी कांग्रेस में लीडरशिप की बात आई, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश में सुभाष यादव जी का जो फॉलोइंग थी वो दिग्विजय सिंह जी से बहुत ज्यादा थी, लेकिन नहीं बनने दिया। उत्तर प्रदेश में भी जब तक ये पावर में रहे 1990 तक, मैं समझता हूं कोई ब्राह्मण या ठाकुर के अलावा इन्होंने कोई मुख्यमंत्री पिछले वर्ग का नहीं बनने दिया। तो जातिगत आग्रह जो कांग्रेस पार्टी के हैं उसी कारण कांग्रेस का पतन हुआ है। समाज में जो सत्ता है या समाज के जो भी संसाधन है वो सभी वर्गों तक बराबरी से पहुंचे, ये जरूरी है सभी पार्टियों के लिए भी और सारी व्यवस्था को ऐसा बनाने के लिए भी। ठीक है दीपक जी, वक्त कम है। योगेश जी, आपसे 20 सेकंड में आपका अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। योगेश जी, क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले को आगे भी लागू करेगी या केवल मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव तक सीमित है ये? योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है फोन कट गया, लेकिन यहां वक्त चूंकि खत्म हो गया है, इसलिए मैं दीपक जी को, योगेश जी को, संजय जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में सियासत की जो नई बयार चल पड़ी है उसका असर धीरे धीरे ही सही पूरे देश की सियासी फिजाओं में नजर आएगा। पार्टी के अंदर क्या जातिगत आरक्षण का रास्ता आज मध्य प्रदेश ने खोल दिया है, बीजेपी और कांग्रेस ने, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% टिकट देने का वादा कर लिया दोनों पार्टियों ने, तो अब दूसरे राज्यों के ओबीसी का वर्ग पूछेगा कि भाई वहां दिया था, यहां हमसे क्या बुराई है। तो उसके बाद क्या ये कमिटमेंट अब इसे जरूरी होगा पूरा करना हर राज्य में, और क्या अब सरकारी सिस्टम की तरह पॉलिटिकल सिस्टम में भी कास्ट वाइज यानी जातिगत आरक्षण की शुरुआत हो गई है? बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।